Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot and here in this video हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी PW ओनली IAS की इंडियन इकोनॉमी की उड़ान 500 की करंट अफेयर की सीरीज को। हम लोग इकोनॉमी के करंट अफेयर कवर कर रहे थे। फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन हम लोग फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड सेक्शन हमारा कंटिन्यूटी में चल रहा है जहां पे हम बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर की बात कर रहे थे। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे है, इससे पहले कि हम लोग टॉपिक कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे है 29 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। देखिए नाम से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब आपके जो फाइनेंसेस हैं वो कितने स्टेबल हैं, उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, वो कितने एफिशिएंट तरीके से वर्क कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग ये रिपोर्ट होती है। रिसेंटली आरबीआई ने इस रिपोर्ट को इशू करा है। आरबीआई इस रिपोर्ट को 2 टाइम्स अ ईयर जो है वो पब्लिश करता है, जून में एंड दिसंबर में। जून में एंड दिसंबर में ये जो है ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताती है, जो ये बताती है कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी किस तरीके से वर्क करती है। इस रिपोर्ट को पब्लिश करने से प्रायर आपको अप्रूवल लेना पड़ता है एफएसडीसी का। नोटेड डाउन समवेयर, अगर आपके पास ये सॉरी नोट्स अवेलेबल है तो आप वहां पे नोटबुक में इसको मेंशन कर लीजिए कि एफएसडीसी कमेटी होती है, एफएसडीसी की सब कमेटी से पहले आपको इसको अप्रूवल लेना पड़ता है, दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, पहले आप इससे क्या लेंगे, इससे अप्रूवल लेंगे एंड देन आफ्टर इसके अप्रूवल के बाद आप इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। क्लियर? तो ये तो हमें समझ में आ गया इस अबाउट द रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट जो है वो बाय एनुअली साल में 2 बार जो है वो पब्लिश की जाती है। ये इवैल्यूएट करती है बैंक्स को। अगर आपसे पूछा जाए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ओनली बैंक्स की इवैल्यूएशन के बारे में बात करती है तो नो, ये बैंक्स को इवैल्यूएट करती है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर इंटरमीडियरीज जो होती है इनके बीच में, उनको उनके बारे में रिकॉर्ड रखती है और क्या क्या देखती है, उनका नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है, मार्जिन क्या है इंटरेस्ट का, एनपीए कितने हैं उनके, ग्रॉस एनपीए। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखिए बैंक्स के लिए एसेट होते हैं वो पैसा जो उन्होंने किसी को एज अ लोन आगे दे रखा है। क्यों वो एसेट है? क्योंकि वो पैसा उनके पास आएगा और उससे वो इंटरेस्ट भी अर्न करेंगे। जो बैंक ने लोन दिया है वो बैंक्स के लिए एसेट होता है क्योंकि वो पैसा उनके पास रीपे, मतलब जिन्होंने लोन लिया है वो रीपे करेंगे और उस पर इंटरेस्ट भी देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ लोग इस लोन को पे करने में डिफॉल्ट कर जाते हैं और ये लोन पे नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज जो है वो एनपीए में कैटेगराइज कर दी जाती है। अब एनपीए में डिटेल में नहीं बता रही हूँ कि कितने दिन में कितने दिन हो जाएंगे पेमेंट डिफॉल्ट को, तब जाके आप उसे एनपीए काउंट करोगे। बट यहाँ पे हम बैंक का जो रिपोर्ट बना रहे हैं वो किस बेसिस पे बनाते हैं, इंटरेस्ट मार्जिन लेते हैं, एनपीए देखते हैं, उनकी इंटरेस्ट इनकम देखते हैं, ग्रॉस और नेट दोनों एनपीए हम देखते हैं और उस बेसिस पे हम इस रिपोर्ट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। राइट? अब और इससे रिलेटेड इन्फो देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो क्या बताती है, कलेक्टिव असेसमेंट ऑफ सब कमिटी ऑफ द, अच्छा ये यहाँ मेंशन ही है, देखिए एफएसडीसी के थ्रू, राइट, और इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम पे ये बात करती है। अब इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है? इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग है वो फाइंडिंग ये आई है कि अब हमारा जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है वो रेजिलियंट है, मतलब अभी स्टेबल चल रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी या स्ट्रेस वाली सिचुएशन अभी नहीं है, स्टेबल ये सिस्टम जो है वो चल रहा है। कितने ही आपके ग्लोबल चैलेंजेस हमें देखने को मिले, जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, पब्लिक डेप्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो रेजिलियंट है, ये हमें देखने को मिला। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है वो कुछ इसने शेड्यूल कमर्शियल बैंक के रिगार्डिंग जो स्टैटिस्टिक दी है जिसमें उसने बात की है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो की। ये उसने फैक्ट बताई, ये तो पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन हमें देखना है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो होता क्या है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो की बात है तो रेशियो है, ये देखिए परसेंटेज में हम इस रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, नोटेड डाउन समवेयर, इसको परसेंटेज में जाता है और इसका फॉर्मूला होता है, हम लेते हैं बैंक की कैपिटल, बैंक का जो पैसा है हम उसको डिवाइड करते हैं रिस्क वेटेड एसेट से। ऐसी एसेट जिनमें रिस्क है, मतलब हो सकता है उनसे पेमेंट ना आए। मैंने अभी बताया बैंक का जो एसेट होता है, बैंक के लिए एसेट वो होती है जो उन्होंने एज अ लोन अमाउंट दिया हुआ है और वो फ्यूचर में अगर रिस्क है कि ये पैसा डूब सकता है, ये बैड डेप्ट हो सकता है, ये जो है ये बैड डेप्ट में क्रिएट हो सकता है, तो आप उसको क्या कैसे कैटेगराइज करोगे, रिस्क वेटेड एसेट। और ये जो बैंक की कैपिटल जो होती है ना, इसमें वो लेता है टायर 1 एंड टायर 2 कैपिटल। अब टायर 1 टायर 2 हमें डायरेक्टली समझ नहीं आ रही है, बट इन लोगों ने डायरेक्टली बताया है कि टायर 1 टायर 2 क्या होता है, यहाँ पे नहीं लिखा है, बट टायर 1 में ऐसी एसेट जाती हैं जो ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा भरोसे के लायक है, जिन पे हमें भरोसा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होगी, इनके डूबने के चांसेस कम होते हैं, ये ज्यादा सिक्योर होती हैं। एंड टायर 2 वाली जो होती है वो होती है कंपैरेटिवली लेस रिलायबल। जैसे कि मोर रिलायबल में आपकी होती है इक्विटी, जो आपका खुद का सेल्फ पैसा है, जो इक्विटी में आपके पास, इक्विटी के थ्रू आपके पास पैसा आया है वो सारे, या फिर आपकी
कोई ऐसे डिस्क्लोज रिजर्व है जो रिजर्व आपने बता रखा है, शो कर रखा है, मतलब डिस्क्लोज कर रखा है उस रिजर्व को, तो वो सारे जो होते हैं वो रिलायबल एसेट होते हैं जो टायर 1 में जाते हैं। तो जब हम बैंक कैपिटल की बात करते हैं तो हम टायर 1 टायर 2 को कंसीडर करके चलते हैं, राइट। तो कैपिटल एसेट टू वेट रेशियो इसने बोला, आपको समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, बैंक कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट को लेके। तो यहाँ पे उसने इसकी परसेंटेज बताई है कि 16.8% है। ये बताता है कि हर 100 यूनिट ऑफ रिस्क के लिए बैंक के पास इतना अमाउंट है। अब ये क्या क्यों बता रहा है, क्यों कैलकुलेट किया जा रहा है कि अगर आप क्या बैंक के पास इतना पैसा है कि अगर उसे रिस्क हुआ या उसका लॉस हुआ तो वो उसको ओवरकम कर पाएगा। तो इतना अगर आपके पास पैसा है कि आप अपने रिस्क, आपके लॉस को ओवरकम कर पाओगे या नहीं, ये बैंक के पास इनफ कैपिटल है कि वो अपने लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे कॉमन इक्विटी टायर 1 रेशियो की बात की, मैंने बताया टायर 1 में हम इक्विटी वाले पार्ट को कंसीडर करते हैं। तो ये कितना है 13.9%। ये बता रहा है कि आपके पास 13.9% बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ हाई क्वालिटी कैपिटल है, मतलब आपके पास रिलायबल जो है वो 13.9% एसेट है। फिर बोला जा रहा है मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट फॉर क्रेडिट रिस्क। हम ये भी चेक करके चलेंगे कि क्रेडिट रिस्क को लेके, मतलब जब देखिए अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्रेडिट बहुत ज्यादा है, आप पर लॉस बहुत ज्यादा हो गया, तो एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक आर प्रोजेक्टेड टू मीट मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब जब स्ट्रेस कंडीशन भी है, जब इकोनॉमी में स्ट्रेस वाली सिचुएशन भी चल रही है, तो भी आपके पास एक मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए। क्यों? अगेन टू मेक श्योर कि अगर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आई, लॉस लाइक सिचुएशन आई, तो आप उसको ओवरकम कर पाओगे। तो ये आपका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात की गई थी फॉर मार्च 2025, वो प्रोजेक्ट किया गया 16.1, 14.4 एंड 13.0% बेसलाइन, मीडियम एंड सीवियर स्ट्रेस कंडीशन में। मतलब बेसलाइन तो नॉर्मल इतना चल रहा था, मीडियम कंडीशन में इतना हमारा है वो परसेंटेज, एंड स्ट्रेस कंडीशन में इतना है, विच इज लाइक कि ठीक है, इसमें आप अपना जो लॉस है या आप अपना जो भी आपके पास लॉसेस को एब्जॉर्ब कर पाओगे। फिर यहाँ पे एनबीएफसी की बात की, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनका कैपिटल आपका जो रेशियो था रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 26.6% है, जो शो कर रहा है कि यस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की वो सही है। क्रॉस नॉन परफॉर्मिंग रेशियो, क्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो एनपीए मैंने अभी आपको बताया ना क्या होता है, तो नॉन परफॉर्मिंग रेशियो 4.0% है, मतलब कि 4% लोन जो है वो रीपे नहीं हुए हैं। एनपीए क्या होता है, वो पैसा जो आपके पास आना था बट नहीं आया, ये मैंने आपको बताया। अब देखिए इस फैक्ट से रिलेटेड प्रीलिम्स में स्टेटमेंट नहीं देता है। कैपिटल टू रिस्क रेशियो क्या है वो देखना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज आरबीआई ने करी है, 2 टाइम्स अ ईयर करता है, ये आपको देखना है, राइट। 2 टाइम्स अ ईयर करता है, ये आपको देखना है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। रिटर्न ऑन एसेट जो है वो 3.3% है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जो ये शो कर रहा है कि प्रॉफिट, मतलब एसेट से हमें प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है। रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है, जो भी आपके एसेट है उन पे आपको रिटर्न क्या आ रहा है। तो बैंक के एसेट है जो बैंक ने लोन दिया और उस पे बैंक को मिलता है इंटरेस्ट, बैंक जो लोन देते हैं उस पे बैंक को मिलता है इंटरेस्ट, तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो ये ओवरऑल हमें ये रिपोर्ट ये कंक्लूड करिए कि हमारी इकोनॉमी में जो है सिचुएशन थोड़ी स्टेबल है और रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है वो अच्छा चल रहा है, लेकिन स्टिल अगर कंक्लूड करना हो तो स्टिल हमें एक विजिलेंस रखनी पड़ेगी, हमें नजर रखनी पड़ेगी चीजों पे। क्लियर? तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, दैट इज प्रोजेक्ट नेक्सस। देखिए नेक्सस वर्ड की अगर बात की जाए तो नेक्सस का मतलब होता है एक साथ आके, कुछ लोग या कुछ अलग अलग चीजें एक साथ आके लिंक स्टैब्लिश कर रही हैं, आपस में आके एक लिंक स्टैब्लिश करने को हम क्या बोलते हैं, नेक्सस। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नेक्सस किस चीज से रिलेटेड है, यहाँ पे ये रिलेटेड है, आरबीआई ने एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ यहाँ पे एक एग्रीमेंट करा है कि वो प्रोजेक्ट नेक्सस को ज्वाइन करे। ये तो है कि ये न्यूज में क्यों है, राइट। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मुझे भी पता चले कितने स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली यहाँ पे इन्वॉल्व हैं और वीडियो को पूरा देख रहे हैं और समझ रहे हैं चीजों को। तो आप मुझे यहाँ पे, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आप मुझे बताएंगे इसके मेंबर्स, इसका फॉर्मेशन कब हुआ एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इतना इन्फो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, सो दैट आई विल बी एबल टू नो कि कौन कौन स्टूडेंट सीरियसली यहाँ पे इन चीजों को देख रहे हैं। अब ये क्या है, ये जो प्रोजेक्ट नेक्सस है किसके बारे में बात करते हैं। देखिए हम लोग आज की डेट में पेमेंट को फास्ट करने के लिए, जैसे हम लोग यूपीआई यूज करते हैं, ये रियल टाइम पेमेंट शो करता है ना, कि फटाफट से अभी के अभी ट्रांसफर हो गई पेमेंट। यूपीआई की बात हो रही है ना, यहाँ पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की, फटाफट से अभी मैंने पे करा, और इसके लिए बहुत सारी ऐप हम लोग यूज करते हैं, पेटीएम यूज कर रहे हैं, जीपे यूज कर रहे हैं, भीम यूज कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये एक तरीके से फास्टेस्ट पेमेंट को और एक तरीके से डिजिटल चीजों को प्रमोट करने के लिए ये चीजें लाई जा रही है। डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए, चीजों को इफेक्टिव बनाने के लिए, सेफ्टी पर्पज के लिए ये चीजें लाई जा रही है। तो यहाँ प्रोजेक्ट नेक्सस क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट नेक्सस कह रहा है कि हमें क्या करना है
इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट पे बात करनी है। अभी तो आप विद इन इंडिया बात कर रहे थे ना यूपीआई की, बट जैसे इंडिया में यूपीआई या बाहर की कंट्रीज में भी और फास्टेस्ट पेमेंट के मोड है। जैसे देखिए यहाँ मेंशन है, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, हम एक बार रीड कर लेते हैं। जैसे इंडिया में हम यूपीआई यूज करते हैं, यूएस में हम बात कर रहे हैं रियल टाइम पेमेंट की, यूके में फास्टर पेमेंट सर्विस है, ऑस्ट्रेलिया में न्यू पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है, सिंगापुर में फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसफर है। तो ऐसे हर जगह पे फास्ट पेमेंट के लिए अलग अलग मोड यूज किए जाते हैं। तो अब हम क्रॉस बॉर्डर की बात करेंगे, मतलब पेमेंट हम एक कंट्री से, वन कंट्री से, फॉर एग्जाम्पल इंडिया से, अभी देखिए इसके मेंबर पे मैं बात करती हूँ, मलेशिया में हम फटाफट से पेमेंट कर पाए। अब आप यूपीआई फॉलो कर रहे हो, वहां यूपीआई नहीं हो रहा है ना, तो जो भी आपके फास्टेस्ट पेमेंट के मोड है, जो भी आप और आप फॉलो करते हो, हम उनको इंटरलिंक कर दें इस तरीके से कि जो अब पेमेंट है क्रॉस बॉर्डर वो भी इजीली फैसिलिटेट हो सके। बेनिफिट तो बिल्कुल होगा, आपके लिए आपस में ट्रेड करना, चाहे कोई इंडिविजुअल मिस्टर ए मिस्टर बी से कोई ट्रेड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर कोई बिजनेस आपस में, दो बिजनेस फर्म है वो आपस में कोई डीलिंग करना चाहती है वो कर सकती है, मिस्टर ए किसी फर्म को पे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इस तरीके की पेमेंट हमारे लिए आसान हो जाएगी। अब इसके जो फाउंडिंग मेंबर हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड इंडिया। तो इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट नेक्सस का फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, राइट। कौन कौन है यहाँ पे? आपका सिंगापुर हो गया, राइट, लेट्स मेंशन इट हियर, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया एंड इंडिया हो गया। ये याद रखिए, ये इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, स्टेट के एमपी नहीं होते, इंडिया में होते हैं। स्टेट लेवल पे तो हमारे एमएलए एमएलसी होते हैं, तो आप याद रख लीजिए स्टेट के एमपी नहीं होते, इंडिया के होते हैं। तो STMPI, राइट। अब इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करा बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट इनोवेशन हब ने। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है उसका जो इनोवेशन हब है ना, उसने इसको मतलब उसने इसको स्टैब्लिश किया है। अब बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की बात की जाए तो इसको 1930 में 30 के अराउंड इसको स्टैब्लिश कर दिया गया था। लेटर ऑन इसने अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट की। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेसल, स्विट्जरलैंड में। ये एक टर्म आ गई ना, अब ये वर्ड यहाँ पे आ गया कि किसने इनिशिएट करा है, तो इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, नोटेड डाउन समवेयर। ये प्रोजेक्ट नेक्सस कर क्या रहा है ये आपको समझ में आया? इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट एस्टैब्लिश हो जाए। अभी इसमें इतनी कंट्रीज हैं, इसमें और कंट्रीज को ऐड करने की भी बात की जा रही है। हम अलग अलग कंट्री के फास्ट पेमेंट सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर देंगे ताकि पेमेंट आसान हो जाए। अब यहाँ पे बात की जा रही है ताकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पेमेंट आसान हो सके, पर्सन टू पर्सन या फिर पर्सन टू मर्चेंट भी पेमेंट करनी हो तो वो भी आसान हो सके, राइट। आरबीआई जो है वो लिंक करेगा इंडिया के यूपीआई को विद द फास्ट पेमेंट सर्विस ऑफ अदर कंट्रीज। इंडिया का सेंट्रल बैंक जो है बाकी कंट्रीज के बैंक्स के साथ आप लोग यहाँ पे लिंक करने की कोशिश करोगे कि हम लोग अपने फास्ट पेमेंट सर्विसेज को लिंक कर सके। तो ये इंडिया का रोल क्या है? बायलेटरल कोलैबोरेशन, दो लेवल पे कोलैबोरेशन, प्लस हम बात करेंगे मल्टीलेटरल अप्रोच की भी, कि इंटरनेशनल, देखिए बायलेटरल कनेक्शन तो सही है लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्ट नेक्सस के थ्रू, क्योंकि हम एक ऐसा नेटवर्क और लिंक स्टैब्लिश करने की कोशिश करें ताकि मल्टीलेटरल अप्रोच फॉलो हो सके, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग मर्चेंट, ज्यादा से ज्यादा कंट्री आ सके और इसके थ्रू हम अलग अलग कंट्री के मर्चेंट्स, इंडिविजुअल्स के साथ फास्ट पेमेंट का जो लिंक है वो स्टैब्लिश कर सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फास्ट पेमेंट आज की डेट में हम सबको पता है, हम सब यूज कर रहे हैं, राइट। फास्ट पेमेंट हम सब लोग यूज कर रहे हैं, यूपीआई वगैरह फोन के थ्रू पे करना, अभी पे करा और तुरंत वहां पे पेमेंट जो है, कोई दूर भी पर्सन है तो वहां पे पहुंच जाती है। तो दिस इज मल्टी, मतलब इंडिया जो है बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल अप्रोच दोनों को कवर करने की कोशिश कर रहा है। और इससे क्या होगा, इंडिया का जो करेंसी है, इंडिया की जो करेंसी है, इंडिया का जो पेमेंट सर्विस जो है, एक तरीके से करेंसी विल नॉट से पेमेंट सर्विस की बात करेंगे, जो इंडिया की पेमेंट सिस्टम है वो भी, उसको भी एक इंटरनेशनल रीच मिलेगी। जितने ज्यादा से ज्यादा मेंबर कंट्री यहाँ पे होंगे उतनी आपकी भी रीच जो है वो वाइड स्प्रेड हो जाएगी। अब हम BIS की बात कर रहे थे, तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम 1930 में स्टैब्लिश कर दिया गया था। बेसल, स्विट्जरलैंड में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। इसको स्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम के बाद में, ये देखने के लिए कि वहां पे जो भी सेटलमेंट थी वर्ल्ड वॉर 1 के ऑपरेशन में, जो भी फाइनेंशियल मॉनेटरी सेटलमेंट थी वो आपको करनी है। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इसने जो ब्रेटन वुड सिस्टम आया था ना, उसकी इंप्लीमेंटेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। ब्रेटन वुड सिस्टम जिसके थ्रू हमने 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की थी, आई होप आप सबको नाम पता होंगे। ब्रेटन वुड सिस्टम जिसके थ्रू हमने 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की थी, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, जिसे ट्विन सिस्टर ऑफ ब्रेटन वुड भी कहा जाता है। तो उसमें भी इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था, राइट। अब BIS के बारे में देखिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे भी रखी है। BIS क्या है, 1935 में यहाँ पे, बट 1930 इज अ ईयर
अकॉर्डिंग टू मी, एक बार इसको और चेक कर लेंगे। 1930 में इसको स्टैब्लिश किया गया ताकि आप मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉपरेशन जो है वो ग्लोबली स्टैब्लिश कर सको। सेंट्रल बैंक की तरह एक्ट करता है बाकी सेंट्रल बैंक के लिए, ताकि आप कोलैबोरेट करके फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी पॉलिसी बना सको। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेसल स्विट्जरलैंड में है। थोड़ी बहुत बात हमने जान ली। अब यहाँ पे आपको फीचर्स बताए गए हैं। जो आप फास्ट पेमेंट सर्विस को लिंक करने की बात कर रहे हो तो उससे होगा क्या, देखिए रियल टाइम ट्रांसफर है। रियल टाइम होता है कि तुरंत के तुरंत सामने के सामने फंड्स ट्रांसफर हुए, विद इन सेकंड्स उस पर्सन के अकाउंट में चले गए। 24/7 अवेलेबिलिटी है, ऑनलाइन है, डिजिटलाइज कर रहे हो चीजों को तो 24/7 जो है वो आप रख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सैटरडे संडे छुट्टी है या ये सब, आप सैटरडे संडे हॉलीडेज सब पे इसको इसके साथ वर्क कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बच जाएगा। ऑनलाइन तुरंत फास्टर पेमेंट हो रही है तो जो ट्रांसफर करने का ट्रांजेक्शन कॉस्ट आता है, क्योंकि जब आपका यूजर बेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, ब्रॉड यूजर बेस हो जाएगा, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी आपको कम लगेगा। तो एक तरीके से ये प्लस पॉइंट भी आप देख रहे हो फीचर्स। वर्सेटाइल यूज केसेस, मतलब आप इसको पर्सन टू पर्सन भी पे कर सकते हो, पर्सन बिजनेसेस के साथ भी डील कर सकता है, और बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन भी आप यहाँ पे फैसिलिटेट कर सकते हो। क्लियर? तो आई होप ये समझ में आया होगा। मैं थोड़ा फास्ट ही ले रही हूँ क्योंकि इन टॉपिक्स में इतना ज्यादा कुछ है नहीं, बस सुनना है और जो मेजर बातें मैंने बताई हैं वो आपको याद रखनी है। जहां डिटेल जरूरी है वहां मैंने बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बना के भी आपको चीजें समझाई हैं। अब इसको भी जल्दी समझते हैं। इजी टॉपिक है, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। आपने यूपीआई पढ़ा है, मैं अभी पिछले टॉपिक्स में मल्टीपल टाइम बता चुकी हूँ। 2016 में एनपीसीआई ने यूपीआई लॉन्च करा था, डिजिटल पेमेंट, फास्टर पेमेंट हो जाए, तुरंत रियल टाइम पेमेंट चली जाए, कॉस्ट बचती है, ये सब हम देख रहे हैं। लेकिन अब ये सिस्टम था रिटेल पेमेंट के लिए, यूपीआई था रिटेल पेमेंट के लिए। अब हम इस तरीके का एक डिजिटल सिस्टम लाने की बात कर रहे हैं लेंडिंग के लिए भी, कि उधार चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल एमएसएमईज, वुमेन्स, और मतलब मल्टीपल लोगों को जो उधार चाहिए होता है, उसके लिए भी हम एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म लाए। जिस तरीके से यूपीआई ने रिटेल पेमेंट को रिवोल्यूशनाइज कर दिया था, उसको डिजिटली इतना ज्यादा एक फॉर्म दे दिया कि आज भी देखिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं और कितना वेल एस्टैब्लिश तरीके से हम इसको यूज कर पा रहे हैं। उसी तरीके से लेंडिंग के लिए, लोन पर्पस के लिए, लेंडिंग मतलब होता है उधार देना, इस तरीके उसके लिए भी हम एक ऐसा सिस्टम लाएं जिससे कि एक प्लेटफॉर्म बिल्डअप हो सके, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बन सके और ये ट्रांसफर फैसिलिटेट हो सके। तो ये आरबीआई का जो इनोवेशन हब है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने ये बात यहाँ पे अनाउंस की है कि हम एक नया टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म लाएंगे जिसको हम नाम देंगे यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। नाम समझ में आ गया कि ये काम क्या करेगा, लेंडिंग इंटरफेस की बात करेगा। यहाँ पे आप क्या करोगे कि डिजिटलाइजेशन जो है बैंकिंग सर्विसेज में हम लाने के लिए हम इसको यूज करेंगे, ताकि हमारी जो क्रेडिट डिलीवरी है, जो उधार देने का प्रोसेस है, वो फ्रिक्शनलेस रह सके, उसमें किसी तरीके की रुकावट ना आए, परेशानी ना आए। लास्ट ईयर 2024 में अगस्त में इसको अनाउंस किया गया है। अब ये सब इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं है ना, बट थोड़ी बहुत बातें आपको पता होनी चाहिए है क्या। आरबीआई के इनोवेशन हब ने इसको इंट्रोड्यूस करा है, इसको जो है बोला है कि हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसको लेके आएंगे। हम इसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेंडिंग लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। जैसे कि यूपीआई ने पेमेंट इकोसिस्टम को रिवोल्यूशनाइज कर दिया था, उसी तरीके से ये यूएलआई जो है वो लेंडिंग लैंडस्केप को भी रिवोल्यूशनाइज जो है वो करेगा। अब ये क्या काम कर रहा है, ये प्रोवाइड करेगा एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म जिससे हम फ्रिक्शनलेस यानी बिना रुकावट के क्रेडिट डिलीवरी दे सके, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे अलग अलग जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है उनको कनेक्ट कर देंगे, ताकि हमें, देखिए अभी क्या होता है, आपको क्रेडिट लेना है, आपको अलग अलग बैंक के पास अलग अलग जाना पड़ता है। यू विल गो टू द मतलब हर बैंक को आप अलग अलग डिटेल ये सब सबमिट करते हो, बट यहाँ पे आपका हम चीजें लिंक कर देंगे, तो वहां पे आपकी सारी डिटेल एक बार में अपलोड हो जाएगी, डाइवर्स सोर्सेस से सारी चीजें जो है, डेटा जो है वो रिलेवेंट पहुंच जाएगा, और आपको बता दिया जाएगा कि आपको कितना कितना क्या क्या लोन कहाँ से मिल सकता है। तो वो एक ही बार में चीजें काम हो जाएंगी, एक ही बार जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है उससे चीजें मिल जाएंगी। सीमलेस डेटा फ्लो मतलब डिजिटल इन्फॉर्मेशन है, आपको सीमलेस यहाँ पे, और एक तरीके से देखा जाए तो बिना परेशानी के यहाँ पे चीजें जो है वो अवेलेबल रहेंगी। तो दिस इज द थिंग जो यहाँ पे देखनी है। वो मैंने बताया ना कि रिकॉर्ड एक जगह रहेगा आपका, तो डेटा इजीली फ्लो हो सकता है, हाँ, बट आपका कंसेंट इज रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है आपकी मर्जी के बिना डेटा आपका चला जाएगा। यू विल मतलब जो भी आप डेटा एंटर करोगे, जो भी आपका कंसेंट रहेगा, उसके बेसिस पे ही ये डेटा जो है वो आगे आगे डिफरेंट लोन प्रोवाइडर्स तक पहुंचेगा। इनहैंस क्रेडिट अप्रेजल मतलब यहाँ पे आप एक इंटीग्रेटिंग फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा जो है वो मेंशन कर रहे हो, जो क्या करेगा, टाइम बचाएगा और क्रेडिट अप्रेजल भी देगा। वही मैंने बोला, अलग अलग जाके आपको लाइनों में लगने की, बैंक्स की लाइन में लगने की, और अलग अलग जगह अपने फॉर्म्स और पेपर सबमिट करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन भी इससे कम हो जाएगी ताकि क्विकर क्रेडिट टर्न अराउंड हो, जल्दी से क्रेडिट इजीली मिल जाए।
कंसेंट बेस मैंने भी बोला, कंसेंट बेस है, ऐसा नहीं है कि बिना आपकी मर्जी के आपकी इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचा दी जाएगी। आपका कंसेंट रहेगा और उस कंसेंट के बेस पे ये इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचेगी एंड उस डेटा और डिटेल्स के बेसिस पे जो लोन देने वाले हैं दे विल डिसाइड कि कितना किसको लोन जो है वो मिलना चाहिए। डन। फिर यहाँ पे जिक्र हुआ था कि आरबीआई की इनोवेशन हब ने इसे लॉन्च किया है। तो ये एक आरबीआई का सब्सिडरी है जो 2020 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। अब नाम में इनोवेशन है तो मतलब कि आरबीआई किसके रिगार्डिंग काम करते हैं, फाइनेंस के रिगार्डिंग ना। तो फाइनेंस से रिगार्डिंग कुछ नई चीज, कुछ इनोवेशन लाना, इनोवेटिव आइडिया लाना, इस तरीके का एनवायरमेंट क्रिएट करना कि फाइनेंशियल सेक्टर में भी चीजें जो है वो बूम हो सके, फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो इंकरेज हो सके, ये काम ये करता है। तो ये क्रिएट किया गया था इंकरेज करने के लिए ऐसा एनवायरमेंट कि इनोवेशन जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर में भी हमें देखने को मिले। और ये जो है वो इनोवेशन, फाइनेंशियल इनोवेशन के थिंक टैंक की तरह काम करता है। मतलब ये दिमाग लगाता है कि किस तरीके से हम ऐसे नए आइडिया ला सकते हैं। देखिए जैसे ये आपका जो यहाँ पे बात की जा रही है, लाने का आइडिया जो है ये किसके रिगार्डिंग है, यूएलआई लाने का, ताकि लैंडिंग आसान हो जाए। और अगर लैंडिंग आसान होगी, लोन लोगों के पास पहुंचेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग नए नए स्टार्टअप करना, अपने बिजनेस में फंड लगाना, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड काम करना, इस सब चीजों में पैसा यूज कर पाएंगे जो वो पहले नहीं कर पा रहे थे। और यूज कर पाओगे तो अल्टीमेटली उससे होगा क्या, उससे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन होगी तो कंट्री की ग्रोथ होगी। तो ये इस तरीके से आप इनोवेटिव आइडिया के थ्रू ये काम कर रहे हो। और इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, दैट इज इन बैंगलोर, कर्नाटका। डन। 3 टॉपिक हमने आज की क्लास में देख लिए, यूएलआई देख लिया, प्रोजेक्ट नेक्सस भी हमने बात कर ली एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन एंड डाउट यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द फर्दर टॉपिक दैट इज एनपीएस वात्सल्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड द अदर पर्सन हु आर प्रिपेयरिंग इट फॉर द एग्जाम एंड योर जो भी आपके सजेशन है, डाउट्स हैं, दे आर मोर देन वेलकम एंड आई ट्राई टू रिजॉल्व दैट एज सून एज पॉसिबल। एंड एग्जाम तक हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी खत्म करें और आपके और भी सब्जेक्ट के करंट अफेयर जो है विद द उड़ान ओनली आईएएस मैगजीन में आपके और सब्जेक्ट के भी करंट अफेयर को कवर करवा सकूं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।